सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, अब समय बर्बाद ना करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं आज के 40 क्वेश्चन का ये महासंग्राम कैसा रहता है। तो आप सभी हो जाइए तैयार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी सेवा में। देखिए, पहला सवाल है, दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो बताइए इसमें से क्या संभव है। आप सबको पता है कि ये मेरा भाज्य है। ठीक है, ये हमारा डिविडेंड है, ये डिविडेंड है। ठीक है, आपको पता है कि जब a में भाग देंगे b से लगेगा q बार में और रिमाइंडर आएगा r। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। a बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो मेरे दोस्त देखो, ए में भाग देंगे बी से लगेगा क्यू बार में, रिमाइंडर कितना आर। अब यहां देखना अच्छे से, जब ए में बी से भाग देते हैं क्यू बार में लगता है रिमाइंडर हमारा आर, तभी हम लिखते हैं क्या, ए बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल यानी बी क्यू और प्लस हमारा रिमाइंडर क्या आर। आप अच्छी तरह जानते हो रिमाइंडर का जो मान होगा वो भाजक से छोटा होगा। ठीक है ब्रदर, तो भाजक से छोटा का मतलब 20 से छोटा, यानी कि रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा छोटा होता है, क्योंकि रिमाइंडर छोटा होगा तभी तो ये रिमाइंडर कहलाएगा। तो रिमाइंडर आपके डिवीजर से छोटा होता है, लेकिन रिमाइंडर का मान क्या क्या हो सकता है। तो मेरे दोस्त अगर पूरा पूरा कट जाए तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, और नहीं तो मेरे दोस्त 0 से बड़ा होगा। तो ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना कि रिमाइंडर का मान भाजक से तो छोटा होगा कंफर्म, लेकिन रिमाइंडर 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0, अब पूरा पूरा नहीं कटा तो 0 से बड़ा होगा। तो इस तरह से हम समझ गए कि रिमाइंडर का मान 0 या उससे बड़ा होगा, लेकिन डिवीजर से हमेशा छोटा होगा। ऐसा किसी ऑप्शन के अंदर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है, नन ऑफ दिस। और आप में से जिनका नन ऑफ दिस आया होगा एकदम से करेक्ट रहा होगा। मेरे दोस्त देखिए, अब एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, बहुत सारे लड़के, प्रूडवी नाम का एक लड़का है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता है, एकदम रेलवे रेलवे। क्या ये क्लास रेलवे का नहीं है? रेलवे का गणित अलग होता है, सारा गणित एक ही है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, या फिर सेंट्रल एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, मैथ्स एक ही होता है। ठीक है, और आपके दिमाग में ये चीज निगेटिव बैठा हुआ है तो आप बैठाए रहिए, आपका कोई इलाज इस दुनिया में नहीं है। समझ गए दोस्त, ये बात ध्यान रखिए। और जो चीज मैथ्स मैथ्स होता है, बस अच्छे से पढ़िए, सारा एग्जामिनेशन होगा। लेकिन अगर दिमाग में आप कचरा बैठा के रखिएगा, कैंसर बैठा के रखिएगा, उसका इस संसार में कोई इलाज नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए, किसी बहुपद px 1 0 3 है तो px का एक फैक्टर क्या होगा। आप सबसे पहले ये देखिए, शून्य का मान होता है वेरिएबल का एक मान। अगर कोई समीकरण x के फॉर्म में है तो x का एक मान उसका शून्य कहलाता है। तो x शून्य का मतलब क्या होता है, 0 है ना। तो मेरे दोस्त आप ये समझिए, अगर x बराबर 3 ये हमारा एक शून्यक है, तो 3 को इस पार ले आइएगा तो x माइनस 3 बराबर 0। तो मेरे दोस्त ये आपका x माइनस 3 क्या होगा, तो x माइनस 3 यही आपका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो x बराबर 3 अगर एक शून्यक है तो x माइनस 3 ही क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। वेरी सिंपल है, आप समझते हैं इस चीज को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ये क्या है, y बराबर mx में m अगर एक अचर राशि है का आलेख ओरिजिन से होकर जाता है क्या, एक स्ट्रेट लाइन, एक कर्व लाइन, क्या है ना, ए बी बोथ क्या है। तो मेरे दोस्त आपको मैं पहले बताऊं, ये देखिए x प्लस माइनस बी वाई बराबर 0, ये एक ऐसा इक्वेशन है किसका, स्ट्रेट लाइन का। एक ऐसा इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, यानी सरल रेखा का, जो कहां से पास करती है मेरे दोस्त, जो पास करती है ओरिजिन से।
ठीक है। आप यहां भी देखिए y बराबर एम एक्स प्लस सी, सी नहीं है, सिर्फ y बराबर एम एक्स है, यानी सिर्फ एक्स वाई वाली टर्म है, तो निश्चित तौर पर यह भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है जो कहां से पास करती है, ओरिजिन से। तो ये ओरिजिन से पास करने वाली एक स्ट्रेट लाइन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए इसमें स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी द्विघात समीकरण है। अब यहां जैसे ही a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे एक्स यू से एक्स यू कट जाएगा, यहां भी स्क्वायर वाली टर्म बचेगा, ये भी द्विघात समीकरण है। इसमें स्क्वायर वाली टर्म अवेलेबल है, ये भी द्विघात समीकरण है। तो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो कह रहा कौन क्वाड्रेटिक नहीं है, सब तो क्वाड्रेटिक है ही। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण k माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के माइनस 12 प्लस 2 बराबर 0, क्या के रूट रियल हैं और मेरे दोस्त इक्वल हैं। अब देखो रूट रियल और इक्वल होगा तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब यहां देखो बी स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर करने जाओगे तो ये हो जाएगा 2 और इंटू के माइनस 12, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर और माइनस 4ac, तो 4a कितना है मेरे दोस्त, ये हो जाएगा के माइनस 12 और इंटू सी कितना है, तो सी आप देख रहे हो 2 बराबर 0। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले के माइनस 12 दोनों में है, तो आप के माइनस 12 कॉमन कर लीजिए। ठीक है, अब के माइनस 12 आप अगर कॉमन करते हैं, के माइनस 12 को आप कॉमन कर लो तो क्या होगा मेरे दोस्त, तो के माइनस 12 कॉमन करते ही यहां 2 का स्क्वायर 4, के माइनस 12 के स्क्वायर में एक कॉमन कर लिए तो एक के माइनस 12 अभी भी अवेलेबल है। यहां से के माइनस 12 कॉमन किए हैं तो 4 दूनी ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे दोस्त हमारा 8 हो जाएगा, बराबर क्या, तो बराबर हो गया 0। अब आप ये देखिए ये के माइनस 12 इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, और यहां से क्या होगा, 4 अगर इसमें से कॉमन कर लेते हैं मेरे दोस्त, 4 भी कॉमन आएगा, तो 4 भी कॉमन कर लो ना। 4 भी अगर कॉमन आप कर लेते ना, 4 भी यहीं कॉमन कर लेते 2 का स्क्वायर, तो यहां से सिर्फ के माइनस 12 बचता, यहां से 4 कॉमन कर लेते तो क्या बचता, ये कॉमन कर लेते तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 बचता। ठीक है, तो यहां से 4 इंटू के माइनस 12, ये हो जाएगा के माइनस 14 बराबर कितना, 0। अब बताइए 4 तो कभी 0 हो नहीं सकता, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। अब 4 कभी 0 हो नहीं सकता तो मेरे दोस्त यही दोनों 0 होगा, यानी के माइनस 12 0 होगा, तो के का मान कितना, 12 हो जाएगा। ठीक है, और के माइनस 14 अगर 0 होगा तो के का मान यहां से 14 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्त ये हमारा 14 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप में से जिनके 14 आ रहे होंगे वो एकदम से करेक्ट रहे होंगे। ठीक है, जिनका 14 आ रहा होगा करेक्ट रहा होगा। चलो आए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चले। मेरे दोस्त ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अभी अगर उसको बताएंगे तो मन आपका चिड़चिड़ा हो जाएगा, और मन चिड़चिड़ा हो जाएगा डिस्कशन में फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसको देखिए, एक ट्रायंगल एबीसी में डी और ई, ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई पैरेलल टू बी सी, ए डी बाई डी बी 1:2 है, ए सी का मान 27 है, तो बताइए ई सी का मान क्या होगा। अब आप यहां देखिए ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, अब देखिए यहां पर ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है, डी और ई ए बी और ए सी पर इस प्रकार है। देखिए डी जो है वो ए बी पर है और ई हमारा ए सी पर है। ओके, डी हमारा ए बी पर है और ई हमारा ए सी पर है। अगर मेरे दोस्त हम इसे मिला दें तो हमें कहा गया कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हो गया। पैरेलल AD और DB 1:2, AD और DB 1:2। ठीक है, अब देखो ये इसके पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम से अगर ये 1:2 है तो ये भी हमारा 1:2 ही होगा। कहोगे हाँ जी सर, पूरा का पूरा AC दिया हुआ है 27, तो पूरा AC क्या हो जाएगा, 1 और 2 3 रेशियो। अब 3 रेशियो का मान 27, तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 9।
अब एक रेशियो का मान अगर हमारा 9 होगा, एक रेशियो का मान 9, तो दो रेशियो का मान क्या 18। क्या चाहिए था मुझे इसी, तो देखो इसी कितना हो गया 18। वेरी सिंपल, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 18, इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, छोटे मॉडरेट सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, 40 क्वेश्चन कम थोड़ी होता है, बहुत होता है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेमी स्क्वायर है। जब एक तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या हो गया, एक तार को मोड़ा गया एक स्क्वायर के रूप में, ठीक है, तो कितना एरिया कवर किया है 81 सेमी स्क्वायर, यानी यहां पर स्क्वायर का साइड क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब कहा इसी तार को एक सेमी सर्कल के रूप में मोड़ दिया गया, सेमी सर्कल के रूप में। ठीक है, अब हमें कहा सेमी सर्कल का एरिया बताइए। अब देखिए जिस तार को मोड़कर स्क्वायर बनाए हैं उसी को मोड़कर सेमी सर्कल बनाए हैं, तो दोनों का पेरीमीटर इक्वल होगा। तो चलिए पेरीमीटर मतलब यहां जो तार यूज हुआ है वही तार यहां यूज हुआ है, तो तार की लंबाई तो एक ही है, तो यहां पर तार की लंबाई वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुने भुजा, और यहां तार की लंबाई अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। ठीक है, अब देखिए r यहां पर कॉमन करिए, पाई का मान 22/7 और ये हो जाएगा 2, ये कितना मेरे दोस्त 36। अब ये देखिए ये हमारा 36 है और यहाँ क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 14 और 22 36, r और इंटू 36/7। यहां से ये हमारा 36 से 36 चला गया, r का मान कितना होगा 7। तो r का मान 7 आ गया ना। अब क्या दिक्कत है, अब आप इसका एरिया निकाल लीजिए, तो बोलिए 1/2 पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, कितना हो जाएगा रिजल्ट 77। अब देखिए मेरे दोस्त इतना कुछ करने की जरूरत है, इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, कहोगे वो क्यों, अरे जब r आ गया ना 7, r त्रिज्या वाले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 154, 7 त्रिज्या वाले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 154, वृत्त आधा हो गया तो 77 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 नंबर है। अब 9 नंबर क्या है इसको भी थोड़ा देखते हैं। देखिए कहा कि एक शंकु को उसके अक्ष के मध्य बिंदु से होते हुए 36 तल से 2 बराबर भागों में मध्य बिंदु से बांट रहा है, तो 2 बराबर भाग में हाइट को बांटा होगा, ऊपरी भाग और शंकु के आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक है शंकु, ठीक है भाई, हमारे पास एक शंकु है और ये हो गया शंकु की हाइट। ठीक है, ये हो गया शंकु की हाइट। अब यहां देखो मेरे दोस्त क्या किया गया, हाइट के एकदम मिडिल से, हाइट के मिडिल से ठीक है, हाइट के मिडिल से आपने क्या किया है, बेस के पैरेलल एक लाइन खींच दिया, जिससे क्या हो गया मेरे दोस्त हमारा बाइसेक्ट हो गया, ये हमारा बाइसेक्ट हो गया। मध्य बिंदु से आपने गुजारा है तो हाइट बाइसेक्ट हो गया और पूरा ये 2 शंकु में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसको 1 कहूं तो ये मेरा 1 हो जाएगा, आप कहोगे हाँ जी सर, तो आपका ये हाइट कितना है 1 और ये मेरे दोस्त आपका कितना है 2। ठीक है, आपको क्या चाहिए दोनों के वॉल्यूम। ओके, तो हमें कह दिया ऊपरी भाग और पूरा शंकु, वॉल्यूम का रेशियो चाहिए, चुपचाप क्यूब कर दीजिए, हो जाएगा 1:8। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 1:8, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहां पर क्या है, अगर मुझे दोनों भाग बोलता ना, दोनों भाग का वॉल्यूम, तो क्या करते, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता, लेकिन फिर नीचे वाले भाग का कैसे, तो कोई बात नहीं, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो हो जाता सीधा 7, या ऐसे भी समझिए पूरा 8 में अगर ये 1 है तो ये 7 हो जाएगा, 1:7 हो जाएगा, है ना। तो 1:7 कब होगा, जब दोनों भाग बोलेगा, और जब मेरे दोस्त सीधा सीधा हमें कह दिया दोनों शंकु तो 1:8 हो जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर 10 नंबर सवाल। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप बेसिक तरीका यूज कर सकते हो, मैंने कई बार बेसिक से बताया है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको एडवांस तरीके से, अलग तरीके से कुछ कराना चाहता हूं।
आपको कोई अलग तरीके से क्या? मेरे दोस्त आप एक काम करो, ये हमारा समकोण त्रिभुज है ना, आप यहाँ थीटा ले लो, ठीक है, और अपने मन से एक ट्रिपलेट ले लो, सबसे छोटा ट्रिपलेट, 3 4 5, 3 4 5 ले लिए। क्यों ले लिया ऐसा? ताकि हम चाहते थे कि न्यूमेरिकली आप इसको सॉल्व करके देखिए। अब मेरे दोस्त आपने जैसे ही ऐसा किया, साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण, यानी हो जाएगा 3/5। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा 4/5 और +1 बटे, नीचे है साइन थीटा, फिर से होगा 3/5, कॉस थीटा 4/5 और -1। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, एलसीएम 5 से 5 तो चला ही जाएगा, तो 3 और 5 8, 8 में 4 गया तो 4 हो जाएगा ऊपर, यहाँ 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा, यानी रिजल्ट हो गया 2। तो आपने इस तरह से देखा कि हमने जब इसका इस्तेमाल किया तो हमारा रिजल्ट आया है 2। अब देखिए यही 2 रिजल्ट और कहाँ आएगा, तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी को, आप इसको देखिए, सेक थीटा क्या हो जाएगा? 5 और बटे में 4, साइन थीटा क्या हो जाएगा? 3 और बटे 5, 2 आएगा ही नहीं, तो ये आंसर नहीं जाएगा हमारा। अब यहां देख लीजिए, ये 5 और बटे में 4 कर्ण बटे आधार प्लस टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, एग्जैक्ट यहां 2 आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 2 यहां पर नहीं आएगा। तो मेरे दोस्त इस तरह से भी ऐसे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आइए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 10th का क्वेश्चन है, और कई एग्जामिनेशन में रेलवे एसएससी हर जगह पर सवाल पूछा जा चुका है, थियरी के अंदर भी, एस्टेट के अंदर भी, है ना। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 483 है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा? सबसे पहली बात, ये को प्राइम नंबर होता क्या है मेरे दोस्त? को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब जैसे देखिए ना, यहाँ पर 7 8 लिख लीजिए, चाहे मेरे दोस्त आप 3 5 लिख लीजिए, आपको लगता है 3 5 में कुछ कॉमन आने वाला है? जी नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है, तो मेरे दोस्त ये को प्राइम है। अब को प्राइम का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं 15, और इसी को प्राइम का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या लेंगे? तो मेरे दोस्त एलसीएम भी 3 5 15 ही होगा, तो दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही उसका एलसीएम होता है। तो जब दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो मेरे दोस्त प्रोडक्ट ही उसका क्या हो जाएगा? एलसीएम, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर इस केस में आपसे एचसीएफ मांगा गया तो दो को प्राइम नंबर में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता है, इसलिए एचसीएफ ऑलवेज यहां पर 1 होता है। दोनों बात को माइंड में सेट रखना है, ठीक है। अब आइए इसको देखते हैं। एक सिलेंडर का रेडियस एंड हाइट 6:7 के रेशियो में है, इसका वॉल्यूम 792 सेमी क्यूब है, इसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का मान क्या होगा? अब यहां देखना दोस्त, हाइट और रेडियस, हाइट और रेडियस क्या है आपका? ये 6x और ये अनुपात की राशि x मान लो ना भाई, अनुपात की राशि x मान लो, ये रेडियस है, ये हाइट है, ये हमारा 6x हो जाएगा और ये अपना 7x हो जाएगा। क्या बोला है? इसका वॉल्यूम 792 है। देखिए बेलन का वॉल्यूम होगा क्या मेरे दोस्त? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36x स्क्वायर, और इंटू एच कितना है? 7x, जो हमारा दिया है 792। अब यहां पर हम अगर देख लें, 7 से 7 तो कैंसिल आउट हो गया, अब 36 दूनी 72, ठीक है, और 36 दूनी 72, 22 से 22 भी चला गया, तो एक्स क्यूब का वैल्यू 1, तो एक्स हमारा 1 हो जाएगा। अब एक्स जैसे हमारा 1 हो गया तो ये हमारा 6 हो गया और ये हमारा 7 हो गया। क्या चाहिए? कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई का मान 22/7, आर 6 है और एच 7 है, तो यहां से 12 दूनी 24 और 2 26 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आप में से जिनका सी आ रहा होगा करेक्ट रहा होगा। मेरे दोस्त देखो, ऐसा नहीं है, एप्लीकेशन का प्रॉब्लम ये है ना कि गूगल अपडेट ली है, और गूगल जब अपडेट लेती है तो 6 महीने पर एक बार, तो उसमें 1 2 दिन दिक्कत थोड़ा होता है ना। ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा इसको पैनिक नहीं होना है ना। ऐसे तो मैक्सिमम ठीक हो ही गया है। और जिनका आप में से अब वीडियो ठीक नहीं हो रहा है वो आप प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिए, मतलब अपना एप्लीकेशन अपडेट कर लीजिए। जैसे एप्लीकेशन अपडेट कीजिएगा प्ले स्टोर से, आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ठीक कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करो क्या हो जाएगा?
3 से 45 में भाग दोगे 15 होगा, प्लस 4 इंटू ए, ये आपका 4a हो जाएगा, माइनस 48 में 24 से भाग दोगे 2 हो जाएगा, प्लस में 4 और बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से आपका 4a और बराबर, ये देखो 15 4 19, 19 में 2 गया 17, अब 17 जाके उधर घटेगा माइनस का 16, यानी a का मान हो जाएगा -4। अब आप में से जिनका -4 आया होगा करेक्ट आंसर रहा होगा। ठीक है, चलो ये था हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम है, लेकिन आप घबराओ मत, हम कल से परसों तक में यानी मंडे से जो हमारी टेस्ट होगी वो बेहतरीन लेवल क्वेश्चन का आपके सामने आएगा। एकदम जबरदस्त 40 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको एकदम दिमाग घुमा के रख देगा और मजा आएगा काफी। ठीक है, इसलिए आज और आज और कल 2 दिन टेस्ट हल्का सा नॉर्मल लेवल रखा गया है, और उसके बाद आपका टेस्ट मंडे से बेहतरीन लेवल का आपके सामने आएगा। मतलब लेवल बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि एग्जामिनेशन पास आ गया है सारे एग्जामिनेशन को कवर करते हुए, है ना। अब देखो सेंटर ओ वाले एक वृत्त में एडी व्यास है, ठीक है, और एसी क्या है, जीवा है। कह रहा पॉइंट बी एसी पर इस प्रकार है कि ओ बी बराबर 7 सेमी। एंगल ओ बी ए ये हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि यदि एंगल डी ओ सी बराबर 60 डिग्री है तो बीसी का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले मेरे दोस्त देखो ये क्या है, ओ सेंटर है, ओ हमारा सेंटर है, एडी अपना व्यास है, तो लीजिए एडी हो गया डायमीटर, ए और डी ये आपका डायमीटर है, एसी जीवा है। ठीक है, एसी जीवा है, ये लीजिए एसी हो गया मेरे दोस्त आपका जीवा। हमें कहा कि बी एसी पर कोई पॉइंट बी है इस प्रकार की ओ बी ए बराबर 60, ओ बी ए बराबर 60। देखिए मेरे दोस्त एसी पर बी एक ऐसा पॉइंट है कि ओ बी ए ये हमारा है 60 डिग्री। ठीक, एक और चीज दिया हुआ है डीओसी बराबर 60, डीओसी 60, तो डीओसी 60 होने के लिए इसको मिलाना पड़ेगा, इसको, तो डीओसी यानी ये एंगल हमारा हो जाएगा 60। अब मेरे दोस्त यहां देखो, सबसे पहले आप ये परखो कि अगर ये हमारे पास ये एक चाप है, आर्क है, इसी आर्क के द्वारा सेंटर पर जितना बनता है परिधि पर आधा बनता है। अगर यहां 60 है तो 60 का आधा यहां पर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 60 का आधा यहां पर क्या होने वाला है, 30 होने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त, एकदम ध्यान से देखते रहना। अब 60 का आधा यहाँ पर 30 होने वाला है, आप कहोगे हाँ जी सर, तो ये 30 ये 60 90, तो मजबूरी में ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 90 हो जाएगा, आप कहोगे हाँ सर। अब मेरे दोस्त देखो लाइन पर 180, आप कहोगे हाँ जी, 180 में 90 और 60 150, तो बीच में कितना होगा, 30 हो जाएगा। अब यहां ध्यान से देखना, बीच में 30 हो जाएगा, आप कहोगे हाँ। दूसरी बात क्या, यहां भी लाइन पर 180 बनेगा, इधर 60 तो इधर 120 हो जाएगा। अब ये 30 120 तो मजबूरी में भी 30 होगा, तभी जाकर के 180 हो पाएगा, आप कहोगे हाँ सर। अब मेरे दोस्त ये जो हमारा, यहां ध्यान दो, ये जो ट्रेंगल है ना, इसको आप बाहर निकालो। आप अगर बाहर निकालोगे इसको, तो हम बाहर निकाल रहे हैं बी ओ और सी को। ठीक है, बी ओ हमारा दिया हुआ है 7, ये हो गया 120, ये हो गया 30, ये हो गया 30। अब आपको पता होना चाहिए कि 30 के सामने 1, 30 के सामने 1 और 120 के सामने √3। तो देखिए यही 1 है 7 के बराबर, एक का मान 7 है तो ये क्या हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा। तो ओसी हमारा 7√3 हो गया, और एक का मान 7 है तो ये भी हमारा 7 ही हो जाएगा, तो बीसी हमारा 7 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त बीसी हमसे पूछा और बीसी हमारा 7 हो गया, बीसी हमारा 7 हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो ये था हमारा कौन सा 14 नंबर सवाल। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए ये क्या है मेरे दोस्त, एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है तो बताइए भूखंड की चौड़ाई क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल हो गया, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त ये आपका L है और ये आपका B है।
हमसे कह दिया कि लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो आप इसे x कह दो, ये आपका 3x हो जाएगा। क्या भाई, एरिया दिया हुआ है कितना, 2700, 3 से कटेगा 900, x का मान 30 आ जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ पर 30 आ गया, तो चौड़ाई तो हमारे पास 30 ही हो गया। एक मामूली सा सवाल था जिसका आंसर आप सभी को आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अब मेरे दोस्त इसको देखते हैं, sec प्लस 10 बराबर √3, तो बताइए साइन प्लस कॉस का मान क्या हो जाएगा। अब sec प्लस 10 बराबर √3 है, तो साइन प्लस कॉस का मान क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि sec प्लस 10 और इंटू sec माइनस 10 ये होता है 1। कैसे मेरे दोस्त, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखना सेक और प्लस 10 ये रियल में होगा क्या, 1/sec माइनस 10। अब देखिए यहां पर सेक और माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 1/sec प्लस 10। ठीक है, तो sec प्लस 10 1/sec माइनस 10, sec माइनस 10 1/sec प्लस 10। ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर हम एक काम कर सकते हैं मेरे दोस्त, क्या, sec प्लस 10 अगर हमें √3 दिया है, तो sec माइनस 10 क्या हो जाएगा, 1/√3। आइए अब इसे सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व करिएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, sec प्लस sec क्या हो जाएगा, तो sec, ये अपना क्या हो जाएगा, √3 और प्लस 1/√3। अब देखिए यहां पर 2 sec थीटा बराबर 3 और 1 4, 4/√3। मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 बार में। अब sec थीटा बराबर 2/√3, ये sec में कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है, तो sec थीटा बराबर sec 30 यानी थीटा का मान 30। आप मेरे दोस्त वही 30 डिग्री यहां पर पुट कर दो। आप जैसे ही वो 30 डिग्री यहां पुट करोगे, ये 1/2 होगा, ये आपका, यहां ध्यान देना, ये 1/2 होगा और ये √3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, ये हमारा 16 नंबर है। चलिए अब 17 नंबर की ओर आते हैं। 17 नंबर देखते हैं। ट्रायंगल ABC में AB का मान 6 है, BC का मान 9 है, AC का मान 12 है, AD BAC का एंगल बाइसेक्टर है, DBC पर एक पॉइंट है, तो DC का मान क्या हो जाएगा। अब मेरे दोस्त आप देखो, यहां एकदम ध्यान से देखना, A, B और C, ये अपना एक ट्रायंगल है। AB 6 है, BC हमारा 9 है और AC हमारा 12 है। ठीक है, AC हमारा 12 है। ठीक, अब क्या बोला कि सर एक लाइन है AD जो BAC का बाइसेक्टर है, BAC इस एंगल का बाइसेक्टर, ध्यान देना मेरे दोस्त, इस एंगल का बाइसेक्टर। ठीक है, ये हमारा है AD। क्या मांगा हमसे, कहा DC बताइए। ऐसा करो, DC को x मान लो, पूरा 9 में अगर ये x है तो ये 9 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमें क्या लगाना होगा, एंगल बाइसेक्टर थे। अब देखिए एंगल सर क्वेश्चन लेवल हाई कीजिएगा, सेट में नंबर भी कम आएगा। मेरे दोस्त कम नहीं आएगा, अब क्वेश्चन का लेवल हाई का मतलब होता है अच्छा, है ना, जिससे कि आपको बहुत कुछ डेली सीखने को मिलेगा। अब यहां देखना मेरे दोस्त, हमारे पास एक ट्रायंगल है, एंगल बाइसेक्टर, तो यहां पर हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है किसी ट्रायंगल में शीर्ष एंगल का बाइसेक्टर बेस को जिस रेशियो में बांटेगी वही रेशियो शेष साइड का भी होगा। तो बेस का जो रेशियो है इस वक्त हमारा BD और मेरे दोस्त DC, तो BD और DC का जो रेशियो है वही AB और AC का है, वही आपके AB और AC का है। ठीक है, तो BD हमारा क्या है, 9 माइनस एक्स, DC हमारा क्या है, x है, बराबर AB, तो AB कितना है, ये अपना 6 है, और AC कितना है, ये 12। तो यहां से आप देख लीजिए ना, 1/2, तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा, x बराबर 18 माइनस 2x, x का मान कितना, 6, तो x का मान 6 हो गया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया।
बाय ऑप्शन आप कर लेते, ज़्यादा अच्छा रहता। बाय ऑप्शन कर लेते, ज़्यादा अच्छा रहता। कि ये वो कैसे? मेरे दोस्त देखो, अगर ये 1:2 है ना, तो ये भी हमारा 1:2 ही होगा। 1:2 यानी 3 का मान 9, 1 का मान 3, तो 2 का मान 6। वेरी सिंपल हो जाता, वेरी सिंपल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आओ 18 नंबर सवाल पर। देखो क्या है ये। 20 महिलाएं और 15 पुरुष मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। एक अकेली महिला यही काम 150 दिनों में करती है। तो बताइए एक अकेला पुरुष इस काम को कितने दिनों में करेंगे? अब पहले देखिए, आप यहां देख रहे हैं कि 20 वोमन और 15 मैन ये मिल करके जिस काम को 6 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को एक महिला अकेले 150 दिन में कर रही है। 150 दिन में, तब तो 6 से ये 25 बार में चला जाएगा। ठीक है, यहां से 20 वोमन और प्लस 15 मैन बराबर 25 वोमन। ऐसा करो, 15 मैन 20 वोमन जाके घटेगा इधर तो 5 वोमन, मैन अपॉन वोमन करेंगे, ये 1/3। तो यहां से हमने क्या देखा, ये मैन की इफिशियंसी है, एक वोमन की इफिशियंसी है। ऐसा करो, आप टोटल वर्क निकाल लो। एक वोमन एक दिन में 3 काम, 150 दिन में खत्म, तो हो जाएगा 450। अब इसी काम को मैन अकेले करना चाहेगा, बोलिए करना है 450 काम। अब मेन की इफिशियंसी 1, टाइम लगेगा 450। क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है? चलो आ जाओ मेरे दोस्त, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते हैं 19 की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई परिमाप से 120 सेमी कम है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब आप जानते हैं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल 3A। देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है मेरे दोस्त? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड पेरीमीटर से 120 कम है। एक साइड को आप 1 मान लीजिए, ये आपका पेरीमीटर है। एक साइड पेरीमीटर से कितना कम है? 120। तो 2A की वैल्यू कितना हो जाएगा? 60। ठीक है बस, सॉरी, 2A की वैल्यू हो जाएगी 120। यहां से A का मान कितना आएगा? तो मेरे दोस्त ये हमारा हो जाएगा 60। अब जिस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड 60 है उसका एरिया क्या हो जाएगा? √3/4, और ये हमारा साइड स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 900√3। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको देख लो मेरे दोस्त, ये क्या है? एक व्यक्ति धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय कर सकता है। अपने आरंभिक बिंदु पर 24 मिनट में रिटर्न आ जाता है। अगर कांस्टेंट वाटर, अस्थिर वाटर में 13 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करने की कोशिश करे तो कितना टाइम लगेगा? अब देखो, धारा के विपरीत बोले तो नाव माइनस धारा, 4 किलोमीटर की दूरी कितना देर में ट्रेवल करता है? 1 घंटे 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट को घंटा में बदलो, 1/3 हो जाएगा 4/3। यानी आप कह सकते हो B-S ये आपका 4/3, इतना घंटा, यानी 3 किलोमीटर पर 3 किलोमीटर पर आवर। अब ये धारा के विपरीत दिशा में गया है तो रिटर्न आएगा धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में 4 किलोमीटर रिटर्न आ रहा है केवल 24 मिनट में। 24 मिनट को घंटे में बदल लीजिए, 2/5। तो ये आपका हो जाएगा क्या? तो मेरे दोस्त यहां से देखो, 2 और बटे में 5, 12 दूनी 24, 12 बजे 60। अब 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर। अब यहां से आपको क्या करना है? बस जोड़ देना है। धारा से धारा चला गया, 2 नाव हो जाएगा 13, ये हो जाएंगे 13/2। तो इस तरह से आपने 13/2 देख लिया है शांत जल में नाव की चाल। इसी स्पीड से अगर ये 13 किलोमीटर जाएगा तो 2 घंटे का समय लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप में से जिनके ऑप्शन नंबर ए में आ रहा होगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या है? सबसे पहले से कॉसेक को साइन में कन्वर्ट करो। अब देखो, कॉसेक का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? 1/sin। कॉसेक का मतलब 1/sin। यहां भी आपका 1/sin हो गया और ये भी आपका 1/sin हो। अब आप मेरे दोस्त यहां पर एलसीएम लीजिए। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे,
ये हो जाएगा 1 प्लस साइन और बाई 1 माइनस साइन। ठीक है, आप यहां भी देख लो, ये 1 माइनस साइन और बाई 1 प्लस साइन। ठीक है, अब क्या करें यहां पर, आपको इसका कैलकुलेशन एकदम से ध्यान रखना है क्योंकि ये क्लास बहुत छोटी चीज़ है। अब देखो बहुत छोटी चीज़ में कैसे काम करते हैं, ये साइन या कॉस जिस भी फॉर्म में रहे, आप क्यों क्यों आप साइन चेंज करके गुना भाग करेंगे, जो न्यूमरेटर में दिख रहा है ना बस उसे बाहर लेके आ जाओ। ठीक है, ऊपर साइन दिख रहा है नीचे कॉस लिख देना, प्लस यहाँ भी जो ऊपर में दिख रहा है बस आप उसे बाहर लेके आ जाओ, और ऊपर साइन है तो नीचे कॉस कर लो। और अब क्या, अलग अलग भाग दे दो, अलग अलग भाग दोगे 1 बाय कॉस ये हो जाएगा सेक, यहाँ पर साइन बाय कॉस ये हो जाएगा आपका 10, 1 बाय कॉस सेक हो जाएगा, माइनस साइन बाय कॉस ये आपका 10 हो जाएगा। देखो 10 से 10 चला गया, सेक प्लस सेक क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा। तो देखो 2 सेक थीटा यानी 2 सेक ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप में से जिनका 2 सेक ए आ रहा होगा एकदम से करेक्ट रहा होगा। ठीक है, तो तरीके आपको यूज करना है, बहुत सारी चीज आपको रेंडमली ध्यान रखना है और एकदम तुरंत से पुट कर देना है। इसको देखो मित्र, ये क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी, एक जीपी का तीसरा पद है 4, कह रहा प्रथम 5 पद के प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे। अब देखिए जीपी का जो थर्ड टर्म है वो मेरे दोस्त AR² और ये कितना है 4। अब जीपी का जो थर्ड टर्म है ना वो AR² यानी कि 4। क्या कह रहा है हमें, हमें कह रहा है इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा। जीपी का फर्स्ट 5 टर्म AR, AR², AR³, AR⁴। क्या करना है मेरे दोस्त, हमें करना है इसको मल्टीप्लाई। आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे A की पावर 5 हो जाएगा, R की पावर 4 3 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा, A⁵ R⁴ 10। क्या करें अब, तो एक काम करते हैं AR² की पावर सीधा 5 कर देते हैं, फिर से तो यही आ जाएगा। हाँ जी, अब AR² का मतलब क्या है, AR² हमारा 4 दिया हुआ है, पावर 5 करेंगे ये 1024 आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरदा बैच में क्लास नहीं हो रहा है क्या, बिल्कुल क्लास हो रहा है, ऐसा कोई बैच नहीं है जहां पर क्लास नहीं हो रहा हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको जरा देखो। यदि log 2 to the base 10 0.301 log 50 to the base 10 का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए हमारे पास यहां पर क्या लिखता है, log 2 to the base 10 कितना है, ये 0.301 है। हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए log 50 to the base 10 का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे दोस्त आप यहां पर देख सकते हो, सबसे पहली बात log 10, क्या हम 50 को मेरे दोस्त ये 50 को क्या मैं 100/2 लिख सकता हूं। आप कहोगे हाँ सर 100/2 क्यों लिखा आपने, क्योंकि log 2 का मान मुझे मालूम था इसलिए मैंने लिखा, है ना। अब देखो log m/n को हम क्या लिख सकते हैं, log m और माइनस log n। log m/n होता है log m माइनस log n। ओके, अब यहां ध्यान देना, log इस 100 को तो मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं और ये बेस में 10 तो अपने आप है, और यहां पर log 2 to the base 10 एज इट इज रहने दो। अब यहां देख लो ये क्या हो जाएगा, आपका 2 आ जाएगा बाहर, log m की पावर n तो n बाहर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा log 10 to the base 10, और ये log 2 to the base 10 का मान कितना मालूम है, 0.301। ठीक है, अब यहां पर क्या हो सकता है, तो मेरे दोस्त ये हमारा 2 log 10 का मान 1 माइनस 0.301, घटाने के बाद हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, 9 में से 3 गया 6 और ये हो जाएगा 1, 1.699 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे पॉइंट लॉग के लिए आप जानते होंगे, पहले से आपने लॉगरिथम को जरूर फील किया होगा और ये लॉगरिथम से सवाल था, एकदम इजी क्वेश्चन था। अब इसको देखिए, एक पृष्ठ की फोटोकॉपी कराने में 1 रुपए खर्च होता है। 1000 कॉपी के बाद, ध्यान देना, एक पृष्ठ की फोटोकॉपी कराने में 1 रुपए खर्च होता है,
1000 कॉपी होने के बाद होने वाली फोटोकॉपी पर 2% बट्टा दिया जाता है। 5000 कॉपी कराने में क्या खर्च आएगा? अब देखो भाई, पहली बात तो 1 रुपए में एक कॉपी होता है, तो 1000 तक तो कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। 1 रुपए में एक कॉपी, तो 1000 रुपए में 1000 कॉपी, 1000 कॉपी फोटोस्टेट करने में 1000 रुपये लगेगा, यहाँ तक तो कोई डिस्काउंट नहीं है। लेकिन आपको टोटल फोटोकॉपी कराना कितना है? 5000। 5000 में 1000 तक कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन उसके बाद जो 4000 पर आप को डिस्काउंट मिलेगा कितना? 2%। 2% डिस्काउंट मिलने का मतलब आपको लगेगा कितना? 98% लगेगा। तो बस मेरे दोस्त यहाँ देखो, 2 जीरो से 2 जीरो आपका चला गया, ये आपका 1000 हो जाएगा, प्लस ये 0, 8 चौको 32, और ये 36 और 3 हो जाएगा 39। यानी मेरे दोस्त 4920 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आप में से जिनके आ रहे होंगे, करेक्ट रहे होंगे, है ना? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर 24। हो गया। एक व्यक्ति को अपनी पूंजी पर 15% लाभ होता है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी एक पूंजी पर 15% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि। यदि इन पूंजियों का अनुपात 3:5 हो, तो इन दोनों पूंजियों को इकट्ठा लेने पर उसे कितना लाभ अथवा हानि होती है? अब ये देखिए, इन्वेस्ट। अब इन्वेस्टमेंट क्या है? 3:5 के अनुपात में। अगर 3:5 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट है, तब तो मेरे दोस्त 300 और ये हमारा हो जाएगा 500। 300 और ये मेरा हो जाएगा 500। आप कहोगे हाँ जी सर, मैं काम करता हूँ, इन्वेस्टमेंट को 3:5 था ना, मैंने 300 500 कर दिया, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होना है और यहाँ पर क्या होना है? तो यहाँ मेरे दोस्त क्या हुआ? 15% का लाभ, यानी कि 45 का लाभ, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया? 10% की हानि, यानी बोले तो 50 की हानि। अब यहाँ देखो ना, हुआ क्या मेरे दोस्त? सबसे पहले 45 का प्रॉफिट, 50 का नुकसान, यानी ओवरऑल 5 का क्या होगा यहाँ पर? ओवरऑल यहाँ पर 5 का लॉस होना है, 1 का लॉस, ठीक है। तो क्या चाहिए आपको? लॉस परसेंट चाहिए। तो आइए लॉस परसेंट निकाल लीजिए। लॉस परसेंट निकालेंगे, ये टोटल आपका इन्वेस्टमेंट है 800। 800 पर 5 का नुकसान हुआ है, किस पर? 800 की इन्वेस्टमेंट पर, इंटू 100, तो क्या हो जाएगा? 5/8%। तो 5/8% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5/8। चलो इसको देखो, ये क्या है? 12 और 30 के बीच का थर्ड प्रपोर्शन और 9 और 25 के बीच के मीन प्रपोर्शन का रेशियो क्या होगा? मेरे दोस्त आपको ये बात पता होना चाहिए, ए और बी का ध्यान देना। ए और बी, ए और बी का मीन प्रपोर्शन क्या होगा? मध्य समानुपात। तो ये हमारा हो जाएगा रूट के अंदर ए बी, ठीक है। और मेरे दोस्त इसको देखो, ए बी और सी, ए बी का, रुक जाओ, थर्ड प्रपोर्शन, ए बी का थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा? b² / ए बी और सी का फोर्थ प्रपोर्शन क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त फोर्थ प्रपोर्शन हो जाएगा b इंटू सी बाई ए, है ना। तो देखो, मीन प्रपोर्शन रूट ए बी, और थर्ड प्रपोर्शन b² / a, और फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है? bc/a, है ना। अब देखिए, इसका थर्ड प्रपोर्शन हम क्या लेने जाएंगे? b²/a। और मेरे दोस्त ये हमारा मीन प्रपोर्शन है ना, 9 × 25, ठीक है। अब क्या काम करें? इसका हमसे रेशियो मांगा है ना, तो देखो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, और यहाँ से मेरा 15, ये हो जाएगा 75। और यहाँ पर ये 3 और ये रहा 5, 15 × 5 = 75, 5:1,
तो 5:1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी आप में से जिनके रहे होंगे करेक्ट रहे होंगे। ठीक है, अब इसको देख लो, ये आखिर क्या है। एक व्यापार में ए बी सी 3 पार्टनर है। यदि ए की पूंजी का 2 गुना और बी की पूंजी का 3 गुना आपस में बराबर हो, बी की पूंजी सी की पूंजी का 4 गुना है, इतना रुपए की कुल प्रॉफिट में बी का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले तो हम ये देख पा रहे हैं ए की प्रॉफिट का, सॉरी, ए की इन्वेस्टमेंट का डबल और बी की इन्वेस्टमेंट का 3 टाइम्स आपस में क्या है, इक्वल। तो यहां से ए अपॉन बी करने जाएंगे, ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, सी का इन्वेस्टमेंट बी के इन्वेस्टमेंट का 4 गुना है। बी का इन्वेस्टमेंट जो है ना वो सी के इन्वेस्टमेंट का 4 गुना है, तो बी अपॉन सी करने जाएंगे, 4:1 हो जाएगा। अब आप यहां देखिए, बी का इन्वेस्टमेंट यहां 2 है और यहां का बी का इन्वेस्टमेंट 4 है। तो मित्र ऐसा कर लो, यहां बी का 4 है तो यहां भी बी को 4 बना लो, उसके लिए 2 से गुना, यहां 2 से गुना करोगे, ऊपर भी 2 से करना होगा। ठीक है, अब हम क्या करें, यहां पर जब बी को हमने इक्वल कर दिया है तो ए बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए अपने पास 6 हो जाएगा, बी अपने पास 4 हो जाएगा और सी अपने पास 1 हो जाएगा। जब क्वेश्चन के अंदर टाइम का डिस्कस ना हो तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का भी रेशियो होता है। तो यही इन्वेस्टमेंट है, यही प्रॉफिट है। तो 6 4 10 और 1 हो जाएगा 11। टोटल प्रॉफिट 11 जो दिख रहा है, ये 16,500 दिया हुआ है। यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे, 1500 आएगा। जब एक रेशियो 1500 हो जाएगा, बी का भाग मांगा है, बी का भाग 4 है, 4 गुने 1500 यानी 6000 इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आप में से जिनके आंसर हैं ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब देखो इसको, ये क्या है, 2 नल ए और बी मिलकर एक टंकी को उतने ही देर में भरते हैं जितना देर में नल सी इसे भरता है। नल बी इस टंकी को भरने में ए से 5 घंटे कम लेते हैं और सी से 4 घंटे अधिक लेता है। नल ए इस टंकी को कितना देर में भरेगा। देखिए, अब आपको एक छोटा सा तरीका, टाइम एंड वर्क का एक छोटा रूल बताता हूं जिसका मैं अभी प्रयोग करूंगा। ए और बी दोनों मिलकर अगर किसी टैंक को x घंटे में भरता है, ठीक है, तो आप ही बताइए, ए जब अकेला आजमाएगा तो क्या टाइम लगेगा, बी जब अकेला आजमाएगा तो क्या टाइम लगेगा। अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, जब दोनों मिलकर टाइम x लेता है, सेपरेट सेपरेट करेगा तो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगेगा। तो भाई अगर दोनों मिलकर x टाइम लेता है, ए अगर अकेला आजमाएगा तो साथ में जो टाइम लेता था वो तो लेगा ही, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा। बी जब अकेला आजमाएगा, साथ में जो टाइम लेता था वो तो लेगा ही और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। आप कहोगे हाँ जी सर, तो आखिर यहाँ ए बी को लगता क्या होगा, तो रूट के अंदर जितना ज़्यादा टाइम ए ले रहा है वो लिखो और जितना ज़्यादा टाइम बी ले रहा है आप वो लिखो, यानी रूट के अंदर पिक क्यू। ठीक है, तो इस तरह से इसी छोटे से कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देखिए, हमें ये कहा है कि ए और बी, एकदम ध्यान से देखना, ए और बी दोनों मिलकर किसी टैंक को भरने में जितना टाइम लेगा, सी अकेला उतना ही टाइम लेगा। तो ऐसा करते हैं ना, ए और बी के टाइम को हम एक्स मान लेते हैं, तो मित्र मेरे सी का टाइम भी क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब हम ये देख पा रहे हैं क्या कि बी के बारे में कुछ कहा है क्वेश्चन में, बी के बारे में कुछ कहा है। और क्या कहा है सर, बी के बारे में कहा है कि बी भरने में ए से 5 घंटा कम लेता है। बी जो है ना, भरने में ए से 5 घंटा कम लेता है, जबकि सी से 4 घंटा ज्यादा लेता है। ठीक है, यही कहा है। आपको पता है कि सी का टाइम कितना है, x। अगर मेरे दोस्त सी का टाइम x है, इससे 4 घंटा ये ज्यादा, तो ये x+4 हो जाएगा। ठीक है, और आपको यह भी पता है कि बी का टाइम सी से 5 घंटे कम है, तो अगर बी का टाइम सी से 5 घंटे कम है, फिर ए का टाइम, बी का टाइम ए से 5 घंटे कम है ना, तो ए का टाइम बी से 5 घंटा ज्यादा होगा। इसमें 5 घंटा जोड़ दो, ये आपका x+ जाएगा, x+9। ठीक है, तो आप यहां से सेम चीज देख पाओगे, जो वहां है वही यहां है। दोनों का एक साथ टाइम आपका x है, ध्यान देना मेरे दोस्त, दोनों का एक साथ टाइम x है।
बी का अकेले में 4 घंटे ज़्यादा, ए का अकेले में 9 घंटे ज़्यादा, तो आखिर एक साथ वाला टाइम था कितना रूट के अंदर। जितना ज़्यादा ए टाइम लिया उसको लिख लो, जितना ज़्यादा बी टाइम लिया उसको लिख लो, ये हमारे पास हो जाएंगे 6। मेरे दोस्त x का मान अगर 6 आ गया तो वही 6 यहाँ पर पुट कर दो, कितना हो जाएगा 15 घंटे। यानी आपने देख लिया ए का टाइम कितना हो गया 15 घंटे। ये टाइम इन वर्क के अंदर भी काम करेगा और ये पाइप एंड सिस्टम के अंदर भी काम करेगा। हमें मेरे दोस्त किसका टाइम मांगा है, ए का टाइम मांगा है, ए का टाइम 15 ही आंसर जाएगा। हो गया। चलो अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं ये क्या है। एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर प्रति घंटा की चाल से ए लगाता है, जबकि बी 6 चक्कर प्रति घंटे की चाल से लगाता है। अब एक वृत्ताकार मैदान है जिसमें ध्यान रखना एक चक्कर प्रति घंटा की रफ्तार से ए लगाता है, जबकि 6 चक्कर प्रति घंटा की रफ्तार से बी लगाता है। ठीक है भाई, बी लगाता है। आगे क्या लिखता है, वे प्रातः 7:30 बजे एक ही बिंदु पर एक ही दिशा से चलना स्टार्ट करते हैं, तो चलने के बाद वे एक दूसरे को कितने टाइम पर पार करेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज पूछता हूं, क्या मेरे दोस्त ये एक चक्कर 1 घंटे में लगाता है और ये 6 चक्कर 1 घंटे में लगाता है, यानी ए का स्पीड है 1 चक्कर पर आवर और बी का स्पीड है 6 चक्कर पर आवर। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही पॉइंट पर चलना स्टार्ट करेगा, तब तो मेरे दोस्त यहाँ पर रिलेटिव स्पीड काम करेगा, रिलेटिव स्पीड काम करेगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या काम करेगा, 6 - 1 यानी 5 चक्कर प्रति घंटा। 5 चक्कर प्रति घंटा कहने का मतलब ये है कि 5 चक्कर प्रति घंटा की स्पीड काम कर रहे हैं। तो भाई 5 चक्कर 1 घंटा में अगर ट्रेवल हो रहा है, तब तो एक चक्कर कितना घंटा में ट्रेवल होगा, 1/5 घंटा, यानी कि 12 मिनट। इसका मतलब है कि 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करेगा कौन, जिसकी स्पीड ज्यादा है, एक राउंड कंप्लीट कर जाएगा। एक राउंड कंप्लीट करने का मतलब यह है कि जो स्लोअर है उसके पास वो एक राउंड पहुंच जाएगा, घूम करके उसके पास पहुंच जाएगा, मतलब उसको पार करेगा। तो पहली बार अगर पार करेगा ना, 12 मिनट में पार कर जाएगा। फास्ट चलने वाला किसको, स्लो चलने वाले को। तो सीधा सीधा आप कहिए कि 12 मिनट के बाद, तो 12 मिनट के बाद अगर वो उससे मिलेगा, तो चलना स्टार्ट किया था 7:30 पर ना, और 12 मिनट के बाद अगर वो उससे मिलेगा, तो मेरे दोस्त 7:42 पर उससे मिलेगा। 7:42 पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलो ये था हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं, ये अभ्यास बैच है, आपको पता है कौशलेंद्र सर का ये एक बेहतरीन बैच है पीजीटी के लिए। आप में से जो भी लोग पीजीटी 4.0 की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आपका कोई दोस्त मित्र कर रहा होगा, आप उसे इस बैच के बारे में ज़रूर बताइएगा। ये एक परफेक्ट बैच है पीजीटी मैथ्स के लिए, 4000+ MCQs का महा प्रैक्टिस है ये। ठीक है, अब देखो ये क्या है, दो स्टेशन ए और बी के बीच का डिस्टेंस 220 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है और 30 मिनट के बाद दूसरी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी से ए की ओर आती है। दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। देखो दोस्त, ये हमारे पास स्टेशन ए है और ये एक स्टेशन बी है। पूरा 220 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों स्टेशन के बीच। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, गाड़ी ए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी की ओर जाती है। ध्यान देना मेरे दोस्त, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी की ओर जाती है। 30 मिनट के बाद दूसरी गाड़ी 100 की स्पीड से बी से की ओर आती है। अब देखिए, बी से ए की ओर जो आ रही है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट की है। हमें कह रहे दोनों रेलगाड़ी ए से कितना दूरी पर मिलेगा। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि ये जो 80 की स्पीड से गाड़ी चला था ना, उसके आधे घंटे के बाद उधर से चला है। इसका मतलब आधा घंटा तक ये चलता रहा। आधा घंटा बोले तो 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट के बाद ए पहुंच गया यहां पर,
मतलब ये जो ट्रेन था वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब कोई भी ट्रेन रहा हो, ट्रेन का नाम तो नहीं दिया है, तो सीधे समझो कि यहाँ पर आ गया। मुझे बताओ भाई, 30-80 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 घंटे में 80 किलोमीटर। अब 1 घंटे में कोई 80 किलोमीटर जाएगा तो आधे घंटे में तो 40 किलोमीटर जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। अब मेरे दोस्त देखो, पूरा 220 में अगर 40 कोई आ जाएगा तो बचेगा कितना? 180। अब 180 किलोमीटर इनके बीच का गैप बचा है। ठीक है, अब ये यहाँ चुका है, यानी 80 की स्पीड से अब आप यहाँ से चलेगा, तो भाई 30 मिनट के बाद 80 की स्पीड से यहाँ से आगे बढ़ेगा और ये 100 की स्पीड से इधर आगे बढ़ेगा। तो इधर से 80, इधर से 100, तो 100 प्लस 80 यानी 180। 180 का स्पीड काम करेगा, तो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड काम करेगा, यानी मेरे दोस्त 1 घंटा। कहने का मतलब ये हो गया 1 घंटे लगेंगे, कहाँ के बाद? यहाँ के बाद मिलने में। ठीक है, तो हमें वो डिस्टेंस मांगा है, ए से वो दूरी बताइए जहां पर ये मिले हैं। अगर हम ए से वो दूरी फाइंड करने जाएंगे तो सबसे पहले 40 किलोमीटर ये चल लिया था पहले ही, कहोगे हाँ सर, और 40 किलोमीटर चलने के बाद 1 घंटा और लगेगा। इसको ए को तो क्या बोलेंगे? 1 घंटा और लगेगा, यानी कि 120 किलोमीटर। ए से 120 किलोमीटर की डिस्टेंस पर मुलाकात होगी ए का किससे? बी से। ओके, ध्यान दो भाई। अब देखो, लास्ट लाइन नहीं समझे, क्वेश्चन हमसे कहा कि पॉइंट ए से कितना दूरी के बाद उनकी मुलाकात हुई। तो मेरे दोस्त, पॉइंट ए से कितना दूरी के बाद उनकी मुलाकात हुई, तो पहली बात तो आप ये देखो 40 किलोमीटर तो ये पहले चला, तो 40 किलोमीटर। अब यहां के बाद 1 घंटा और लगा, तो 1 घंटा 80 की स्पीड से जाएगा तो 80 किलोमीटर, तो 40 और 80 यानी 120। ए से 120 किलोमीटर की दूरी पर दोनों की मुलाकात हुई। अब ध्यान दो मेरे दोस्त, यहां पर एक व्यक्ति ने 25,300 रुपए अपने 3 पुत्र ए, बी और सी में इस प्रकार वितरित किया। 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के मिश्रधन समान होंगे। ए का भाग कितना होगा? देखो, सबसे पहली बात, कभी भी ऐसा हो जाए कि आपने ढेर सारा कुछ पैसे को 3 जगह पर 2 जगह पे लगाया और हर जगह से मिलने वाला अगर अमाउंट आपका सेम है, तो इस कंडीशन में हर जगह पर लगाए गए जो पैसे हैं उनका रेशियो क्या होगा? तो उनका रेशियो हो जाएगा मेरे दोस्त 1/100 प्लस R1T1, 1/100 प्लस R2T2 और 1/ ये हो जाएगा 100 और प्लस R3T3। ठीक है, अब यहां देखिए 1/100 प्लस R1T1, तो 100 प्लस R1T1 करेंगे ना, तो देखिए 10% की रेट से 2 वर्ष का ब्याज तो बनेगा 20, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा कितना? 120। फिर यहां देखना 100 प्लस R2T2, 10% की रेट से 3 साल का ब्याज हो जाएगा 130। 10% की रेट से 3 साल का ब्याज 30 हो जाएगा, 100 प्लस 30 130 अमाउंट हो जाएगा। और ये 1/100 प्लस R3T3, तो देखो रेट तो 10 ही है लेकिन अब टाइम है 4 साल, ब्याज बनेगा 40, तो 100 प्लस 40 हो जाएगा 140। अब आप मेरे दोस्त यहाँ देखो किस प्रकार से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे तो एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हो जाएगा 12 गुने 13, 12 और गुने 13, 12 में 2 अवेलेबल है तो 14 से 2 लेंगे नहीं, सिर्फ 7 ले लेंगे, है ना। बाकी आपको जैसे भी एलसीएम लेना हो आता होगा ले लीजिएगा। अब देखिए बारी बारी से आप काम कीजिए, तो यहाँ पर 12 से 12 जाएगा, 13 7 91 हो जाएगा। ठीक है, 13 से 13 जाएगा, 12 7 84 हो जाएगा। और यहाँ 14 से 14 चला जाएगा तो मेरे दोस्त क्या रहेगा? 14 से 14 चला जाएगा, 13 6 78 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया किसका? पहला भाग पर लगाई राशि, दूसरे भाग पर लगाई राशि, तीसरे भाग पर लगाई राशि। तो टोटल आपने कितना राशि लगा दिया है, तो तीनों को ऐड कर दीजिए। 8 4 12, 12 और 1 13 हो जाएगा। 8 7 15, 15 और 9 24, ये हो जाएगा हमारा एक 25, यानी 25 253 है। तो 253 का ही मान दिया हुआ है 25,300। यहाँ से एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा? 100। और जब एक का मान अपने पास 100 हो जाएगा
तो a का भाग क्या होगा? जब a का मान 100 हो जाएगा तो 91 का मान हो जाएगा 9100, यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा 9100। क्या उम्मीद करें समझ में आया होगा सभी लोग को? हैं? चलिए, ये था हमारा 31 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो 32 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त। 32 नंबर क्वेश्चन है, कितने वर्ष में 1600 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्र धन कंपाउंड अमाउंट 10% वार्षिक रेट की दर से 1852.20 रुपए हो जाएगा, जबकि ब्याज छमाही संयोजित हो रही है। जबकि ब्याज छमाही संयोजित हो रही है। आप लोग आंसर दीजिए। कितने वर्ष में 1600 रुपए की चक्रवृद्धि मिश्रधन 10% वार्षिक दर से इतना हो जाएगा अगर ब्याज संयोजित छमाही हो रहा होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा 10% तो रेट काम करेगा नहीं, वार्षिक रेट है, यहां पर हो रहा है छमाही तो 5% रेट काम करेगा। ठीक है, टाइम निकालना हो या रेट, पहला काम है प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो लगा लेना। प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्त? 1600। अमाउंट कितना है? 1852.20। आप यहां से डेसिमल हटाओगे, यहां पर 2 जीरो आएगा, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 2 से काट लो, इधर से 8000 हो जाएगा और इधर से तुम्हारा 9261 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तुम्हारा कटने वाला तो है नहीं, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। अब आप रेट को उठा के ले आओ। रेट आपका 5% है, 5% का मतलब 1/20, यानी कि 20 प्रिंसिपल एक इंटरेस्ट के साथ कितने का अमाउंट बनाएगा? 21 का। 20 प्रिंसिपल एक इंटरेस्ट के साथ कितने का अमाउंट बनाएगा? 21 का। ये देखना मेरे दोस्त, ये 20 है ना, ये एक संयोजन का प्रिंसिपल है और ये जो है ना क्वेश्चन का प्रिंसिपल है। तो मुझे ये देखना है कि एक संयोजन के प्रिंसिपल के कितनी पावर पर ये आएगा, बस पावर चेक करना है। यानी 20 की कितनी पावर से 8000 आएगा? आप होगे सर 3 पावर से आएगा। तो मेरे दोस्त, एक साल के प्रिंसिपल पर कितना पावर देगी क्वेश्चन का प्रिंसिपल आएगा? 3 पावर। तो 3 पावर का मतलब यहां होता है 3 संयोजन, और संयोजन 6-6 महीने की हो रही है, छमाही संयोजन। तो 3 संयोजन का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब हो जाएगा 18 महीने। 18 महीने का मतलब क्या हो जाएगा? 1.5 साल हो जाएगा, 1.5 साल। एक थैली में 8 लाल, 7 नीली और 6 हरी गेंद है। इनमें से एक गेंद निकाली जाती है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि निकाली गई गेंद ना तो लाल होगी और ना ही हरी होगी? अब बताओ, ना लाल होगी ना हरी होगी, इसका मतलब किस में से होगी? नीली में से होगी, है ना। तो आपने क्या किया, एक गेंद निकाला, अगर वो ना लाल है ना हरी है तो किस में से होगा? नीली में से होगा। लेकिन निकाले हैं किस में से? तो मेरे दोस्त निकाले हैं 21 में से। रिजल्ट हो जाएगा 1/3। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। ठीक है ना। चलो अब इसको देखते हैं। कॉरपोरेशन शब्द के अक्षर को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है अगर प्रत्येक शब्द में सभी वॉवेल एक साथ हो? अब सभी वॉवेल एक साथ हो तो वॉवेल है कहां? 1 2 3 4 5, 5 वॉवेल है यहां पर। ओ ओ मेरे दोस्त, ए ओ आई, है ना। 1 2 3 4 5, ये 5 वॉवेल एक साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावे बच क्या गया? सी आर पी आर टी एन, CRPRTN। ठीक है, 3 3 6 6 हो गया, यहां पर 5 हो गए, 11। देखते हैं क्या इसमें 11 ही है? 4 और 8 3 11, बिल्कुल कुछ भी नहीं छूटा। अब देखो ये एक साथ रहना चाहेगा ना, एक काउंट करो, और ये बाहर में आपका 3 3 6 है, तो 6 और 1 कितने? 7। बाहर में 6 है और यहां 1, तो 6 और 1 हो गया 7। 7 लोगों को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 7। कोई रिपीट किया R तो डिवाइड कर दो उससे। उसके बाद जो एक साथ रहना चाह रहा है वो 5 है ना, तो आपस में जगह बदलेगा फैक्टोरियल 5 तरीके से। दूसरी चीज, इसमें 3 और रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 3 से भाग भी देना होगा। अब फैक्टोरियल 7 का मतलब होता है 5040, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, फैक्टोरियल 2 तो 2 ही है, फैक्टोरियल 3 हमारा 6 है।
6 दूनी 12, 12 से चला जाएगा कितनी बार में मेरे दोस्त, 10 बार में, बस मल्टीप्लाई कर दो 50,400। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। 10 रुपए वाले 3/4 अवमूल्य पर 96 शेयर का मूल्य क्या होगा, जबकि दलाली प्रति शेयर 1/4 है। अब मेरे दोस्त आपको ये समझना होगा कि एक शेयर का मूल्य हो क्या रहा है। 10 रुपए तो आपने शेयर का प्राइस रखा है, लेकिन उसमें डिस्काउंट आप कितना दे रहे हैं, 3/4 का डिस्काउंट। दलाली कितना देना पड़ रहा है, 1/4 आपको दलाली भी देना पड़ रहा है ना। तो भाई दलाली आपको 1/4 देना पड़ रहा है, डिस्काउंट आपको 3/4 देना पड़ रहा है, तो आप फाइनली एक शेयर का मूल्य रह क्या जा रहा है। तो आप यहीं से देख लो ना, 10 माइनस 3/4, 1/4, 2/4 यानी कि 0.5, ये आपका हो जाएगा 9.5। तो एक शेयर का प्राइस रह जा रहा है 9.5। कितने शेयर का प्राइस मांगा है, 96 का, तो ये 9.5 है ना। डेसिमल हटाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ से 48, यहाँ से हो गया 5 और ये हो जाएगा 19। तो 19 8 152, ठीक है भाई। और 19 चौको 76, 76 और 15 कितने हो जाएंगे, 91। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप में से जिनका भी आया होगा करेक्ट रहा होगा। आओ मेरे दोस्त ध्यान से देखो, इसको देखो। एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 4 मार्क्स मिलता है और गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स काटा जाता है। एक छात्र 60 क्वेश्चन का जवाब दिया, उसे केवल 130 अंक मिले हैं। उसने कितने प्रश्नों के ठीक जवाब दिया है, कितने प्रश्नों का उसने सही जवाब दिया। तो मेरे दोस्त टोटल तो 60 क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ प्रश्नों का उसने सही जवाब दिया होगा और कुछ प्रश्नों का उसने गलत जवाब दिया होगा। तो मान लो क्या, मान लीजिए कि x प्रश्न का सही जवाब दिया, 60 माइनस x प्रश्न का गलत जवाब दिया होगा। ओके, अब हम यहां देख रहे हैं कि एक सही अंक के लिए, एक सही उत्तर के लिए 4 मार्क्स मिलता है और एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स काट लिया जाता है। ठीक है, और इस तरह से कुल मिलाकर उसे 130 अंक मिलते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ ये 4x हो जाएगा -60 और ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस प्लस x बराबर 130। 5x बराबर 190, x का मान क्या होगा, 5 दिया 15 और 5 अठे 40, x का मान 38। यानी 38 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 38 आप में से जिनका 38 आया होगा करेक्ट रहा होगा। आओ मेरे दोस्त इसको देख लेते हैं, ये क्या दिया है। ये एंगल हमारा दिया हुआ है 72, OA है 15, OA 15 छोटी आर, OB है 20, ये पूरा का पूरा OB कितना है 20। ठीक है, हमें चाहिए शेडेड जोन का एरिया। तो शेडेड जोन का एरिया, अगर आपको शेडेड जोन का एरिया फाइंड करना है, बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर को हटाना होगा। तो देखिए θ/360 पाई स्क्वायर 15 का, सॉरी बड़ा सेक्टर 20 है ना, 20 का स्क्वायर, θ/360 पाई छोटी आर स्क्वायर 15 का स्क्वायर। अब आप यहां से देख लीजिए 72 पंचे, रुकिए ना, 72/360 पाई आप कॉमन कर लीजिए, 20 का स्क्वायर और यहां से बचेगा 15 का स्क्वायर। ये हो जाएगा π/5, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। 5 से 5 चला जाएगा, 35 पाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 35 पाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलो अब इसको देखते हैं, ये क्या है। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन एक सिलेंडर के बेस का रेडियस 1/3 कर दिया जाए, हाइट को सेम रखा जाए। ठीक है, रेडियस ओल्ड वाली और रेडियस न्यू वाली, रेडियस को 1/3 कर दिया जा रहा है, तो पुराना रेडियस को 3 मान लो ना, 3 को 1/3 करेंगे तो 1 हो जाएगा। हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल। इसके बाद क्या हो रहा है,
तो इसके बाद मेरे दोस्त हम ये देख पा रहे हैं कि रेडियस को पहले 3 था, आपने 1/3 करके 1 कर दिया, वेरी नाइस। अब क्या कह रहे हैं, हाइट को सेम रखना है, तो हाइट को 1 मान लीजिए, ये भी 1 रहेगा। ये आपका रेडियस है और ये आपका हाइट है। क्या करना है मेरे दोस्त, वॉल्यूम। अगर मूल बेलन का वॉल्यूम लोगे तो पाई r² h, और नए का वॉल्यूम लोगे तो पाई r² h। यहां से हमारा हो जाएगा 9:1। 9:1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 9:1। ठीक है भाई, चलो इसको देखते हैं, ये क्या है। उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जो उन दोनों को जोड़ने वाली रेखा को 2:3 में बांटती है। ठीक है, सेक्शन पॉइंट का x क्या होता है, mx2 nx1 बाई m+n। सेक्शन पॉइंट का y क्या होगा, my2 प्लस ny1 और बाई m+n। अब आप यहां देखिए, ये 2 है, x2 कितना है 2, n 3 है, x1 कितना है 1 और बाई m+n। my2, m हमारा 2 है और y2 हमारा 1 है, सॉरी y2 हमारा 3 है, n हमारे पास 3 है और y1 हमारे पास 1 है, और ये हो जाएगा 2 + 3। यहां से देखिए 4 और 3 7, 7/5 है, और यहां पर 6 और 3 9, 9/5 है। तो मेरे दोस्त ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देख लो, ये क्या है। कॉमन डिफरेंस मेरे दोस्त -2 है। n अगर हमारा nवां पद अगर an है तो 17वां और 13वां पद का अंतर क्या होगा, 17वां पद हो जाएगा a + 16d, ठीक है, और 13वां पद हो जाएगा a + 12d। ए से चला गया, 16 में 12 गया तो 4d, 4 × d का मान -2, रिजल्ट हो जाएगा -8। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। तो आज के डिस्कशन को हम यहीं पर रखते हैं और फिर कल मिलेंगे अगले सवाल की ओर, और मेरे दोस्त कल अगले सेट के साथ मिलेंगे। और याद रखना कि चूंकि अगस्त में पेपर की बात हो गई है, तो अब एक्सलेट करना है खुद को और एकदम जम के तैयारी पे लगना है, कोई कमी नहीं रखना चाहिए। जो भी होना है अगले 2 से 2.5 महीने में पूरा देना है। ठीक है, अब की बार अपना एक सेट पक्का करके रखना है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।